नहीं दीदी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सभी के लिए कंपलसरी है क्योंकि ये टेस्ट है। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं दे रही हूं मैं। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम। हम्म, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, कौन सा पॉइंट देख रहे थे आईसीटी का? आईसीटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे लिए पहले की जाती हैं, उसमें कौन कौन सी पहले हैं, उनको हम देख रहे थे। थोड़ा सा पीछे बैक जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाएंगे, ज्यादा नहीं। हम्म, ठीक है। एनईजीपी से थोड़ा सा जाएंगे, जो उसका फुल फॉर्म था, और वो क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके प्रश्न मैंने देखे हैं। तो एनईजीपी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये दो वर्जन है इसके। सबसे कोई बताएगा कौन कौन से, फटाफट? कौन कौन से इसके दो वर्जन हैं? एक एनईजीपी है, और दूसरा क्या है? एनजीपी पॉइंट टू। 2.0। ठीक है। हाँ, हाँ, तो इसके दो वर्जन थे। इसे ही क्रांति भी कहते हैं। हाँ, ई क्रांति के भी सेशन में ये आता है। ठीक है, तो एनईजीपी वाज अप्रूव्ड इन 2006, ये अप्रूव्ड हुआ था। और देश भर में ई गवर्नेंस पहलों का समग्र दृष्टिकोण अपनाने और उन्हें एक सामूहिक दृष्टिकोण एकीकृत करने के लिए 206 में एनईजीपी को क्या दिया गया, मंजूरी दी गई। ठीक है, अब इसी के विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत एनईजीपी के अंतर्गत कितने मिशंस रखे गए थे? 31। 31। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये क्या है, तो ये प्रत्येक राज्य सरकार अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट 5 MMP को भी परिभाषित करता है। नेक्स्ट इसी का ही वर्जन है एनईजीपी 2.0, जो ई क्रांति, ये जो 2015 में ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस की दृष्टि से मंजूरी दी गई थी इसे। और ये डिजिटल कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है। और इसके अंतर्गत कितने मिशन रखे गए? 40। 44। 44। 44। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी कि एमएमपी, ये और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस परमिशन, जो भी है इसका फुल फॉर्म। एक सेकेंड। हम्म, मैम ठीक है। प्लान था। हाँ, प्लान। तो इसके अंतर्गत एक परियोजना है। ये इलेक्ट्रॉनिक शासन के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड और वाणिज्य कर इत्यादि। फिर परियोजना में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, दायरे और कार्यान्वयन की समय सीमा और मील के पत्थर, साथ ही मापने योग्य परिमाण, सेवा का उत्तरदायित्व भी इसी का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है MCA 21 वर्जन 3.0, डिजिटल कॉर्पोरेट कॉम्प्लियंस पोर्टल। ये कंपनी मामलों के मंत्रालय एमसीए की एक ई गवर्नेंस पहल है, जिसमें भारत की कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवर और नागरिकों को एमसीए सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच सक्षम बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है ईजीपी, यानी कि ई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है, एमएमपी, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सरकारी खरीद का उपयोग करके खरीद सुधारों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। और ये सभी क्षेत्रों में
सार्वजनिक खरीद को अधिक पारदर्शिता और कुशल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीडीएस। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये राशन है। ठीक है, हिंदी में इसको राशन बोलते हैं, जहां जैसे राशन वितरण इत्यादि होता है, येलो कार्ड जिनके पास होता है, उसी से ही रिलेटेड है। आवंटन और उपयोग रिपोर्टिंग सहित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन किया जाता है इसके अंतर्गत। खाद्यान्नों का भंडारण और संचलन होता है। शिकायत निवारण और पारदर्शिता पोर्टल होता है। और लाभार्थी डेटाबेस और डिजिटलीकरण, उचित मूल्य दुकान स्वचालन इत्यादि इसके अंतर्गत निहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो ये वास्तव में सरकार के फ्रंट एंड, जहां अधिकांश सरकार से उपभोक्ता क्या जी टू सी मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ठीक है, इससे बातचीत होती है। नेक्स्ट है आपका ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, यानी कि एमएमपी। तो ई कोर्ट क्या है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे कानून और व्यवस्था बनाई गई है जिसमें आपको स्टेशन इत्यादि जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी उस पर एफआईआर इत्यादि दर्ज कर सकते हैं, या कानून से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पे आप कर सकते हैं। जैसे पूरे देश में जिला न्यायालयों के लिए न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा निगरानी और वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया ताकि याद आ जाए कि हम किस पोर्शन में यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम मेघराज से स्टार्ट करेंगे। मेघराज से हमारा न्यू है। ठीक है, तो मेघराज क्या है? तो जीआई क्लाउड इनिशिएटिव। ठीक है, मेघराज। ठीक है, अब ये मेघराज क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करना। ठीक है, सरकार में क्लाउड के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए शासन तंत्र सहित विभिन्न घटकों को लागू करता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसमें जो भी हमारे लाभ इत्यादि जो भी उपयोग है उसका, ये सब उसको सुनिश्चित करता है। कौन करता है? मेघराज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके आगे सर्वोत्तम। सर्वोत्तम क्या है? तो दो शब्दों का संयोजन, सेवा और उत्तम। ठीक है, दो शब्द हैं यहाँ पर, सेवा और उत्तम। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे दो शब्दों से मिलके ये बना है, जिसका अर्थ हो जाता है सेवा उत्कृष्टता। ठीक है, सेवा के विचार पर जोर देना और देश में सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से एक मूल्यांकन सुधार मॉडल विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यह प्रशासन और नियंत्रण से लेकर सेवा और सक्षमता तक सरकार के भीतर मानसिकता में बदलाव का भी प्रतीक है। ठीक है, जो भी यानी कि आप प्रशासन के लिए जो भी नियंत्रण और सेवा इत्यादि यहाँ पर लगाई जाती है, उससे गवर्नेंस की मानसिकता क्या बदलती है, उसका भी ये सर्वोत्तम एक जो प्लान है, ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये क्या है? तो भारत में सभी खुदरा भुगतान, इसको खुदरा भुगतान के नाम से भी जानते हैं, प्रणालियों में एक छत्र संगठन है। छत्र संगठन मतलब एक ऐसे छत्र, जैसे छत्र होता है उसके नीचे और भी चीजें होती हैं, उसी तरीके से ये एनपीसीआई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि आरबीआई और भारतीय बैंक संघ, यानी कि आईबीए के मार्गदर्शन और समर्थन से स्थापित है। ठीक है, आरबीआई जैसे आप लोग जान रहे हो, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, बहुत सारे लोगों का खाता होगा यहाँ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय बैंक संघ। तो ये क्या है?
इसके मार्गदर्शन में, इसके समर्थन का, ये इसकी स्थापना का समर्थन करता है। ठीक है, और ये कब आई थी? तो दिसंबर 2008 में आई थी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या सर्विस ऑफर्ड होती हैं, यानी कि क्या क्या ये सर्विस प्रदान करता है, वो देख लेते हैं। तो ये अंतर बैंक एटीएम लेन देन को बदलना, ठीक है। नेक्स्ट, चेक क्लियरिंग, ठीक है। तत्काल भुगतान सेवा 24/7 इंटू 365, 365 मतलब डेज। 365 दिन एक साल। हाँ, आपके 1 ईयर के एक डेज। साल। हाँ, मतलब ये 24/7 काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वचालित क्लियरिंग हाउस, ठीक है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण है। घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क का नाम रूपे, ठीक है, रूपे आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये भी इसी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट, अब कुछ हाई रूपल की भी कोई फुल फॉर्म होगी क्या? जी, इसकी कोई फुल फॉर्म होगी क्या? आ, जैसे पिछली बार भीम भीम पे की आ गई थी। हाँ, भीम पे की फुल फॉर्म थी ना, इसका देखना पड़ेगा, एक बार कोई भी सर्च कर सकता है। इसको गूगल पे देखिए, शायद मिल जाए। रुपी एंड पेमेंट ऐसा लिख के आ रहा है इसमें। ठीक है, रुपी एंड पेमेंट, रू मतलब रुपी, ठीक है। पे मतलब पेमेंट। ठीक है, चलिए, अब कुछ पेमेंट्स हमारे बहुत ही ट्रांजैक्शन हमारे छोटे होते हैं, जिसमें हम जीपे, फोन पे ये सब यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन हमारे हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है? तो हाई वैल्यू भुगतान। ठीक है, तो हाई वैल्यू भुगतान के लिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां, जैसे SIPS, ठीक है, SIPS यानी कि सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम, ये देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा है, सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, सिप्स, SIPS। तो इसमें ऐसी भुगतान प्रणालियां हैं जिनकी विशेषता यह है कि इन प्रणालियों की विफलता संभावित रूप से पूरी अर्थव्यवस्था के संचालन को खतरे में डाल सकती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो हाई वैल्यू पेमेंट्स होती हैं, ये यदि जरा सी भी विफल हुई, विफल यानी कि जाना कहीं और कहीं चली गई, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को ही खतरे में डाल देती हैं। ठीक है, यहाँ पे तात्पर्य ऑल इंडिया की पेमेंट से है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? तो बड़े मूल्य वाली भुगतान प्रणालियों में आरबीआई ने लागू किया है इसको। ठीक है, तो ये क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि सिस्टम सिक्योरिटीज सेटलमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज आदि। ठीक है, तो इसीलिए जो हाई वैल्यू पेमेंट्स होती हैं, उनमें आरबीआई ने कौन सा वो सेटलमेंट किया है? तो आरटीजीएस। ठीक है, और ये एसएस, ट्रिपल एस, तो ये दोनों चीजें उन्होंने की हैं, ताकि जो ये हमारी विफलता का जो जरा सा भी शक है वो ना रहे। ठीक है, तो अब ये आरटीजीएस होती क्या है? तो उसको नीचे यहाँ पे बता रहे हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, आरटीजीएस। अब ये क्या है? तो यह धन हस्तांतरण तंत्र, जहां धन का हस्तांतरण एक बैंक से दूसरे बैंक में वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है। ठीक है, रियल टाइम पर, उसमें टाइम टू टाइम बैंक में एक बैंक से दूसरे बैंक हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज संभव धन हस्तांतरण प्रणाली। देखिए, अभी आप लोग कोई भी बड़ा मूल्य का भुगतान करेंगे, मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख रुपए का आप भुगतान कर रहे हैं, तो वो आप बैंक से यदि जाके करेंगे तो उसमें रियल टाइम नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन वही कैश यदि आप ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन माध्यम से करेंगे तो वो रियल टाइम यानी कि उसी टाइम ही बैंक में हस्तांतरित हो जाएगा, धन संभव हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि वास्तविक समय में निपटान का मतलब है कि भुगतान लेन देन किसी भी प्रतीक्षा अवधि के अधीन नहीं है। तो आरबीआई ने वही जो आपका जो टाइम है वो ना लिया जाए, उसके चक्कर में इसने आरटीजीएस और एसएस ट्रिपल एस को निर्मित किया है, ताकि आपकी जो भुगतान लेन देन की जो समय है उसमें प्रतीक्षा ना हो। प्रतीक्षा मतलब वो लेट ना हो। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सकल निपटान का मतलब है यानी कि ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि लेन देन को किसी अन्य लेन देन के साथ जोड़े बिना एक से एक आधार पर निपटाया जाए। यानी कि उसमें कोई बीच में कोई इशू ना आए कि मतलब पहले हम इनको भुगतान करें फिर ये हम उनको भुगतान करें, ऐसा ना हो। आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब वहां पे आरटीजीएस का आपने नाम सुना था और दूसरा आपने किसका सुना था? ट्रिपल एस यानी कि सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम, प्रतिभूति निपटान प्रणाली। अब ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के अंतिम निपटान प्रदान करता है, जो आरबीआई की पुस्तकों में तय किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं आरबीआई में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि सीबीएस के कार्यान्वयन के साथ एसएसएस को आरबीआई प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। यानी कि जो प्लेटफॉर्म था उसको एसएस के स्थान पर किस पर स्थानांतरित कर दिया गया? आरबीआई। तो आरबीआई के अंतर्गत ही तो हमारे आरटीजीएस और ट्रिपल एस आते हैं ना, तो उसी के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे एसएस ने तरलता प्रबंधन उद्देश्यों के लिए निधियों और प्रतिभूतियों का निर्बाध हस्तांतरण एक्युलेटरी एबिटर की सुविधा प्रदान की। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, इसके अलावा भी एक और होता है सर्विस। तो ये क्या है? नहीं, ये अलग है, इससे अलग है, सॉरी। ये है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यानी कि ईसीएस। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या है? तो ये भी लेन देन के लिए भुगतान रसीद और एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका जो प्रकृति में दोहरावदार और आवधिक है। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीका आप समझ रहे हैं कि आजकल बैंक के बाहर एक कैश मशीन होती है, जिसमें आप कैश डाल करके डायरेक्ट आप पैसा अपने अकाउंट में जमा कर सकते हो और उसकी रसीद आपको वहां से मिल जाती है। देखा है ना आप लोगों ने? तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के अंतर्गत आता है। ये क्या है? तो संस्थानों द्वारा लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन के वितरण, टेलीफोन, बिजली, पानी, बकाया, उपकर संग्रह आदि की बड़ी मात्रा में राशि का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? तो ब्याज, वेतन, पेंशन, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि का बिल भी यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं यह एक बैंक खाते में कई बैंक खातों में या इसके विपरीत बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह यानी कि NACH के तहत संसाधित लेन देन भी शामिल होता है। तो NACH का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा ये संचालित है। ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? एनपीसीआई के अंतर्गत आता है। कौन कौन सी आती हैं बता दीजिए जल्दी से फटाफट। आरटीजीएस और ट्रिपल एस और एक अभी लास्ट में पढ़ा ईसीएस। ठीक है। ECS NACH क्या है फिर? हाँ जी, NACH नहीं आएगी?
NaCH भी था क्या? ये जो अभी इस जो आपने अभी पढ़ा है उसके जस्ट ऊपर ही था। हाँ, NaCH, लेकिन NaCH ये पर्टिकुलर कोई अलग नहीं है, ये इसी के अंतर्गत ही आती है। आपकी 3 मेन है, ठीक है? पहली RTGS, दूसरी SSS और ECS, ठीक है? ये मेन है। चलिए, ये अब सब किस में आती है? ये सब आपके NPCI के अंतर्गत आती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट है आपका रिटेल पेमेंट्स, यानी कि खुदरा भुगतान। अब ये क्या है? तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से धन, मुद्रा, चेक, डीडी और धन को व्यवस्थित, कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना, ठीक है? नेक्स्ट, छोटे पैमाने पर भुगतान के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली प्रणालियां, जैसे कागज आधारित भुगतान प्रणालियां, चेक, ड्राफ्ट आदि, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, फटाक से बताइए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। दूसरा है आपका ग्रॉस एंड नेट सेटलमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, ठीक है। तीसरा है आपका तत्काल भुगतान सेवा, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। फिर है आपका मोबाइल बैंकिंग प्रणाली। फिर है आपका POS, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, ठीक है, बिक्री स्थल। अब आगे आते हैं, अब एटीएम, ठीक है। तो एटीएम भी कई प्रकार के होते हैं, उसको हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ये क्या है? उनके लेवल के अनुसार एटीएम भी 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो सबसे पहला जो है एटीएम होता है, वो होता है बैंक ओन एटीएम्स, यानी कि जो भी बैंक है उसका खुद का एक एटीएम, उसी का स्वामी कौन होता है? उसका बैंक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी है, ये एटीएम मालिक बैंक के स्वामित्व और संचालित होते हैं, ठीक है। इस पर बैंक का लोगो लगा हुआ होता है। देखिए आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ ऐसे बैंक के एटीएम्स होते हैं जो उन्हीं के ही बैंक के एटीएम में ही कैश हम उनसे निकाल सकते हैं, पर कुछ एटीएम्स ऐसे होते हैं जिनसे हम अदर बैंक के एटीएम से भी उनका कैश निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की बात की जा रही है। तो ये जो बैंक है ये कैसा है? इसका मालिक कौन होता है? इसके खुद का बैंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन लेवल एटीएम्स। तो ये क्या है? तो ये प्रायोजक बैंकों के स्वामित्व में नहीं होता है, यानी कि जो भी उसका बैंक है एटीएम का, उसके स्वामित्व में नहीं होता है। तीसरे पक्ष, यानी कि जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, गैर बैंकिंग कंपनीज हैं, उनके द्वारा इसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? तो वे सेवा को आउटसोर्स करने वाले बैंक का लोगो रखते हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग सर्विस जो लोगो होता है उसको ये कैरी करता है, और ये कौन से लोगों को कैरी करता है? ये खुद के बैंक के लोगों को कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लेवल क्या है इसका? तो व्हाइट लेबल एटीएम्स, यानी कि WLA, ये क्या है? तो ये गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वामित्व और संचालित होता है ये भी, और सभी बैंकों के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। मतलब कोई भी बैंक का एटीएम हो, ये यूज करने की अनुमति देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ एटीएम्स होते हैं जिनमें उनके ही एटीएम काम करते हैं, अदर एटीएम काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसा करता है? ये सभी बैंकों के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। उनके स्वामित्व वाली कंपनी का लोगो साथ रखता है, मतलब जो भी
उसके कंपनी के ऑनिंग है उनको उनका लोगो रखा जाता है इसमें। और संबंधित बैंकों की भूमिका केवल खाते की जानकारी प्रदान करने और बैंक एंड मनी ट्रांसफर की सहायता तक ये सीमित होता है। ठीक है, आपके खाते में कितना पैसा है वो जानकारी ये दे देता है और मनी ट्रांसफर की भी जानकारी आपको ये प्राप्त करा देता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है? तो द टू मेथड्स अवेलेबल आर, अब यहाँ पे भी दो मेथड्स हैं। एक आरटीजीएस, वही जो हम लोगों ने रियल टाइम पढ़ा था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और दूसरा है नेफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? तो नेफ्ट, नेफ्ट क्या है? तो नेफ्ट ओ शिट, एक सेकेंड। ठीक है, नेफ्ट क्या है? तो भारत में सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणालियों में से एक है। ठीक है, जो भी हम फंड ट्रांसफर करते हैं उन प्रणालियों में से जो नेफ्ट है ये एक प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कोई न्यूनतम या अधिकांश फंड ट्रांसफर सीमा नहीं है, यानी कि इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम ट्रांसफर सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है, बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जिनका बैंक का खाता नहीं है वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं और लेन देन को बैंकों में संसाधित और निपटान किया जाता है। इसलिए ये वास्तविक समय में नहीं होता है, यानी कि ये रियल टाइम में नहीं होता है। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम होता है, लेकिन ये रियल टाइम में नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं साथ ही लेन देन केवल कामकाजी घंटों के दौरान ही किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि 10 से 4 यदि किसी चीज की टाइमिंग है तो 10 से 4 तक ही ये आपके पैसे भेजेंगे। इसके बाद यदि उनका टाइम कंप्लीट हो गया तो ये फिर नेक्स्ट डे आपका पैसा भेजेंगे। ये सब किसके अंतर्गत है? निफ्ट के अंतर्गत। और तत्काल आपका पैसा किसके अंतर्गत ट्रांसफर किया जाता है? जल्दी से बताइए। आरटीजीएस के अंदर। आरटीजीएस के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं वर्तमान में अधिकांश इंटर बैंक मोबाइल फंड ट्रांसफर लेन देन को निफ्ट प्रणाली के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी है यहाँ पे आईएमपीएस। ये क्या है? तत्काल भुगतान सेवा। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोल रहे हैं? ये कब आई थी? तो सार्वजनिक इसका शुभारंभ हुआ था 2010 में, 22 नवंबर 2010 में। ठीक है, और ये आईएमपीएस भी जो है ये मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल यानी कि 24x7 और इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के जरिए किया जाता है। ठीक है, और ना केवल सुरक्षित बल्कि वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों दृष्टिकोण में किफायती है। ठीक है, और आईएमपीएस लेन देन के लिए या तो बैंकर का आईएफएससी कोड या बैंक द्वारा जनरेट किया गया एमएमआईडी कोड आवश्यक है, यानी कि मांगता है। अच्छा, आईएफएससी कोड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शायद, ये क्या होता है? ये प्रत्येक बैंक का एक अलग कोड होता है, पढ़ाया था ना आईएफएससी कोड? जी दीदी। हाँ, तो ये प्रत्येक बैंक का एक अपना कोड होता है जो सीधे आपके हर ब्रांच की ब्रांच का ये आईएफएससी कोड होता है, यानी कि जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो वही अकाउंट यदि आपका आवास विकास में है तो उसका आईएफएससी कोड अलग होगा, वही अकाउंट यदि आपका अरमापुर में है तो उसका आईएफएससी कोड अलग होगा। मतलब अलग अलग जगह पर इसका आईएफएससी कोड बदल जाता है पर बैंक सेम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं यह सुविधा एनपीसीआई द्वारा अपने मौजूद एनएफएस स्विच के माध्यम से प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका यूपीआई। यूपीआई से तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे, आप लोग यूज भी करते होंगे। तो द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या है?
तो कैशलेस प्रणाली का उपयोग करके धन के तत्काल हस्तांतरण में सहायता के लिए एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा नई प्रणाली विकसित की गई है। तो यदि आपसे प्रश्न बने कि यूपीआई किसके द्वारा विकसित की गई है, तो एनपीसीआई और आरबीआई, इन दोनों के द्वारा ये नई प्रणाली बनाई गई है। व्यक्ति अपने खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकता है, बशर्ते दोनों यूपीआई से जुड़े हों। यदि दोनों लोगों का यूपीआई पर अकाउंट है, तो दोनों ही आपस में पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? जी दीदी। नेक्स्ट कह रहे हैं, लंबे समय में यूपीआई वर्तमान एनईएफटी, ठीक है, और आरटीजीएस और आईएमपीएस सिस्टम को प्रतिस्थापित करने की संभावना, जैसे कि वे आज भी मौजूद है। ठीक है, तो नेफ्ट का हमने पढ़ लिया, इसमें रियल टाइम पेमेंट नहीं होती है। आरटीजीएस जिसमें रियल टाइम पेमेंट होती है, और आईएमपीएस भी अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, ये अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसके 35 से अधिक सदस्य बैंक हैं। किसके? यूपीआई के। मतलब यूपीआई का जो आप अकाउंट है वो 35 बैंक बना सकते हैं, जिसको इन्होंने चूज किया होगा वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भीम, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या है? तो ये सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। ठीक है, ये वर्तमान में मास्टर कार्ड और वीजा जैसी निजी रिकॉर्ड कंपनियों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क इसमें समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आपके मास्टर कार्ड और वीजा में जो शुल्क लिया जाता था, वो इसके अंतर्गत, भीम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ अदर यूपीआई पेमेंट ऐप भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो देश में 30 से अधिक ऐसे ऐप उपलब्ध हैं, जिनमें से गूगल पे एक है। ठीक है, आप लोगों को पता था कि 30 से अधिक है? बताइए। नहीं दीदी। तो गूगल पे जिनमें से एक है, तो ऐसे कितने ऐप हैं? 30 एप्स उपलब्ध हैं। ठीक है, गूगल पे पैसे ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ फोन नंबर पर निर्भर करता है। इसलिए भले ही आप प्राप्तकर्ता के यूपीआई का खाते का वितरण नहीं जानते हो, आप केवल गूगल पे उपयोगकर्ता का फोन नंबर दर्ज करके पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेटीएम। तो पेटीएम के विपरीत यह डिजिटल वॉलेट नहीं है, इसलिए आप गूगल पे में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। जैसे पेटीएम होता है, तो पेटीएम का एक अपना वॉलेट होता है, ठीक है, जहां पर हम पैसे जमा कर सकते हैं, पर गूगल पे में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी मैम। हम्म। जी दीदी। नेक्स्ट आपका है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? बीबीपीएस। तो ये विचार ये है कि ये पूरे देश के लिए एक इंटर ऑपरेबल बिल भुगतान नेटवर्क का उपयोग करके कहीं से भी किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान किया जाए। ठीक है, अगस्त 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने बीबीपीएस का पायलट लॉन्च किया। ठीक है, अब इसमें एक तरफ बिलर्स और दूसरी तरफ बैंक ग्राहकों को उनके सेवा प्रदाताओं के माध्यम से केंद्रीय मंच पर लाना शामिल था। नेक्स्ट कह रहे हैं भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट यानी कि बीबीपीओयूएस। ये क्या है? तो सेवा प्रदाताओं को कहा जाता है। ठीक है, जो भी सेवा प्रदाता है उनको ये चीज क्या, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय प्लेटफॉर्म को भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट कहा जाता है यानी कि बीबीपीसीयू कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीसीआई केंद्रीय इकाई के माध्यम से संसाधित लेन देन के समाशोधन और निपटान का आयोजन भी इसके अंतर्गत
किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है एनपीसीआई हैज रिसीव्ड, तो क्या किसके द्वारा, तो केंद्रीय इकाई की रणनीतियों द्वारा। ठीक है, तो केंद्रीय इकाई की रणनीतियों के व्यापार इकाई यानी कि एसबीयू के द्वारा ये चलाने वाली एक आरबीआई से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं एनपीसीआई अभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी, ये समझ नहीं आई ऊपर वाली लाइन। जो एनपीसीआई है ये केंद्रीय इकाइयों के द्वारा रणनीतिक व्यापार इकाई यानी कि एसबीयूआर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जो बिजनेस इत्यादि से रिलेटेड होते हैं ऐसे, ठीक है, उन इकाइयों के रूप में चलाने के लिए आरबीआई से द्वारा अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है इसको, मतलब आरबीआई इसकी परमिशन देती है। ठीक है, क्लियर हुआ मैम? जी ठीक। नेक्स्ट है एनपीसीआई सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक मानकों, नियमों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट यहाँ पे करेंटली की बात की जा रही है, तो वर्तमान में एनपीसीआई के माध्यम से केवल 5 श्रेणियों के उपयोगिता बिलों की अनुमति है। कौन कौन से, तो आपकी पावर यानी कि बिजली, टेलीफोन, फिर डीटीएच, देन वाटर और गैस। तो जो आपका ये एनपीसीआई है 5 बिल की परमिटेड देता है, परमिशन देता है। क्लियर है सभी को? जी दीदी। अब इसके बाद आपका आधार पे आता है जिसे हम कल पढ़ेंगे। अभी हम इससे पहले कुछ 5 क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारे जो आईसीटी गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं उनको हम